गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हाईकोर्ट का एक नया नोटिस आपने देखा होगा आज। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्या चीज है, स्क्राइब क्या होता है, किसको फायदा मिलने वाला है, क्या किसी के कोई नुकसान होगा, उस नोटिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर आप एक एक बात को ध्यान से समझना चाहते तो पूरा वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो नोटिफिकेशन हमें दिखा है, जो नोटिस दिखा है, वो क्या है। तो ये आप देखेंगे कि जो आज 15/2/2023 को आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको साइट पे देखने को मिला है। इन कॉन्टिन्यूएट ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर ये डेट ये, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ये, ठीक है, इज नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न दैट स्क्राइब फैसिलिटी। देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये बात इंडिकेट करना है। स्क्राइब फैसिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है वो इंडिकेट करना है। स्क्राइब फैसिलिटी टू ऑल स्क्राइब फैसिलिटी टू कैंडिडेट्स बिलोंग टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सबसे पहले तो ये स्क्राइब फैसिलिटी होता क्या है, इसे आप अच्छे से समझेंगे, तब जाके आगे की पूरी जो रामायण है वो आपको समझ में आएगी कि स्क्राइब फैसिलिटी क्या होता है, कैसे काम करती है, किसको फायदा मिलेगा। एक एक बिंदु पहले मैं डिटेल से समझाऊंगा और उसके बाद हम वापस इसी नोटिफिकेशन पे आएंगे, क्योंकि पहले बात समझना होता है कि एक्चुअल में बात हो किसके लिए रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये फॉर्म में क्या है, कैसे होगा, वो सारी बातें बाद में करते हैं। पहले जो टॉपिक है हमारा कि जो स्क्राइब है वो क्या है, और ये इस हमारे एग्जाम में पहले तो सर हमने कभी नहीं सुना, इस बार ही हम स्क्राइब सुन रहे हैं। तो ये क्या चीज है और ये क्या हमारे एग्जाम को अफेक्ट कर सकती है, इस तरह के सारे डिटेल के लिए पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं जो स्क्राइब है, स्क्राइब किसको कहते हैं। अगर स्क्राइब वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सहायक, जो सहायता करने वाला है उसको हम स्क्राइब कह देते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। डिसएबिलिटी एंड फैसिलिटी ऑफ ए स्क्राइब, तो ये जो डिसेबल पर्सन है उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, किसकी, स्क्राइब की, एक सहायक की, कि वो अपने साथ में किसी को लेके जा सकते हैं। किस किस परिस्थिति में लेके जा सकते हैं वो एक एक बात समझना है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने फ्रेम प्रॉपर गाइडलाइंस टू रेगुलेट एंड फैसिलिटेट ग्रांट ऑफ ए फैसिलिटी ऑफ ए स्क्राइब टू पर्सन विद डिसेबिलिटी इन राइटिंग एग्जाम। ऐसे सारे व्यक्ति जो डिसेबिलिटी के साथ अपने राइटिंग एग्जाम में कुछ फिल नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि भाई उन सभी को कौन सी फैसिलिटी दी जाए, जो स्क्राइब फैसिलिटी है वो उनको दी जाए, सबसे पहला बिंदु। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट थॉट, ये शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो समझिए। एन अपील वाज फाइल्ड बाय ए कैंडिडेट विथ राइटर्स क्लेम। राइटर्स क्लेम का मतलब क्या है, कोई ना कोई लिखने में जिसके प्रॉब्लम थी उसने एक अपील फाइल किया। ठीक है, ए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस व्हिच कॉजेज एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन राइटिंग, या फिर जिसके या तो राइटिंग क्रैम्प हो या न्यूरोलॉजिकल कोई ऐसा इफेक्ट हो जिसकी वजह से वो लिखने में प्रॉपर मेंटेनली लिख नहीं सकता, उसके हाथ है लेकिन वो उसका प्रॉपर यूज नहीं कर सकता, कोई भी न्यूरो का ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वो राइटिंग करने में असमर्थ है। ठीक है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई, तो शुरुआत हुई है, एक अपील फाइल हुई और उसका डिसीजन क्या आया था वो मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया है। इसके बाद फिर आगे चलते, नेक्स्ट आता है फैसिलिटी ऑफ ए स्क्राइबर। ये क्या होता है या किसको मिलेगी, सबसे पहला बिंदु, फैसिलिटी ऑफ ए स्क्राइब कैन बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी अदर देन दोज हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी। या तो उसके डिसेबिलिटी जो हमने भी बात की थी, या बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें नियर 21 डिसेबिलिटीज आती है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज गिवन अंडर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट RPWD 2016, इसके अंतर्गत जो भी डिसेबिलिटी आती है वो इसमें शामिल की जाएगी। पहले इसमें 7 एबिलिटी को रखा, डिसेबिलिटी को रखा जाता था, जो कि अब नंबर बढ़ाकर 21 हो गया है। जैसे अभी यूपीएससी का पीछे एग्जाम हुआ था 2018-19 के आसपास, ठीक है, जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है 2021 में, उसके बाद इसको थोड़ा सा बदलकर इसमें जो नंबर है डिसेबिलिटी का वो हो गया 21। बेंचमार्क डिसेबिलिटी रेफर्स टू हैविंग एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइप
रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी डिसेबिलिटी है और उसका प्रतिशत जो है वो अगर 40% है तो वो इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होगा। सबसे पहला बिंदु, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमने बोल दिया कि भाई अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हैं तो इसके लिए 40% जो है वो डिसेबल होना चाहिए। कैटेगरी में कौन कौन सी डिसेबिलिटी है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स, जिसकी बात हम कर रहे थे कि कौन कौन से जो डिसेबल पर्सन है वो इसका फायदा ले सकते हैं। उनकी अगर बात करें, द एक्ट एडेड मेंटल इलनेस, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैलेसी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ठीक है, ये यहां पर डिसऑर्डर्स के नेम दिए गए हैं। और अगर किसी बच्चे के पास इस तरह का सर्टिफिकेट है, इस तरह के डिसऑर्डर को वो फेस कर रहा है, तो वो इस फैसिलिटी का फायदा ले सकता है। स्क्राइब का फायदा, स्क्राइब फैसिलिटी है उसका फायदा वो ले सकता है। यहां पर सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी, जैसे सेल डिजीज है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, ब्लाइंडनेस है, एसिड अटैक हो चुका है, ठीक है, या पार्किंसन डिजीज, इस तरह की कोई भी डिजीज अगर है तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। वैसे एग्जाम के लिए इसकी क्या गाइडलाइन है, इसके बारे में हम बात अब शुरू करेंगे कि एग्जामिनेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या गाइडलाइंस दिए हैं उनकी बात हम अब चालू करते हैं। इन केस ऑफ पर्संस, देखिए, प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, सारी चीजें जो स्क्राइब के लिए क्या क्या बिंदु रखे गए, कौन स्क्राइब बन सकता है, कौन स्क्राइब नहीं बन सकता है, कौन सी गलती जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले, इन केस ऑफ ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो अभी अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अगर मान लीजिए दोनों हाथ जो है उसके काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो ब्लाइंड है, ठीक है, बोथ आर्म्स अफेक्टेड, एंड सेरेब्रल पैलेसी, ये जैसे मैंने कहा था कि मेंटल डिसऑर्डर लेवल पर कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू है, जैसा कि मैंने 21 अभी जो डिसऑर्डर्स है वो आपके सामने रखे थे, ठीक है। स्क्राइब इज प्रोवाइडेड, उसको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इनमें से कोई तरह की प्रॉब्लम आपके है तो आपको एक स्क्राइब, एक हेल्पर आपके साथ रखा जाएगा जो आपके वर्क को परफॉर्म करेगा। जैसे आपकी ओएमआर फिल करने का काम है या कोई राइटिंग वर्क है जहां पर आपका नाम लिखना है, वहां पर वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। इफ डिजाइर्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक है, सिंस द, अगर कैंडिडेट की इच्छा हो तो, इस पे ये कंडीशन है, अगर कैंडिडेट की इच्छा हो तो वो ऐसा कर सकता है, स्क्राइब जो है वो ले सकता है। Since the posts are not identified suitable for persons with locomotor disability, के जो both hands वाला जो है वो affected नहीं है, both जो पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसको सूट ही नहीं करता है, ठीक है। Therefore facility of scribe will not be admissible to such candidate, ऐसे कैंडिडेट को स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जिसमें ऐसा मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसमें आपको जो हैंड है उनकी नीड ही नहीं हो, मान लीजिए ऐसा कोई पोस्ट है, तो उस मोमेंट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से बिंदु है एग्जाम लेवल पर जो हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है, इन केस ऑफ ए रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, द प्रोविजन ऑफ स्क्राइब will be provided on production of a certificate at the time of examination to the effect that the person concerned has physically limitation to write and scribe is essential to write examination on his her behalf। अगर मान लीजिए जिस जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है अगर वो लिखने में असमर्थ है तो उस कंडीशन में स्क्राइब की जो फैसिलिटी है वो उसे प्रोवाइड की जाएगी। तो कंडीशन पहले ये भी है कि उसका लिखने में असमर्थ होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर, और जो सर्टिफिकेट है जब आप एग्जाम दे रहे हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द मूवमेंट ऑफ एग्जाम, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट कौन कौन जारी कर सकते हैं? मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुप्रीडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एज पर परफॉर्मा। एनेक्चर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है, एनेक्चर 1 के अकॉर्डिंग जो मेडिकल सुप्रीडेंट है, मेडिकल ऑफिसर है, अगर उसने ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया है कि ये जो पर्सन है इस डिसेबिलिटी का पार्ट है, तो वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है, वो स्क्राइब की हेल्प ले सकता है, ठीक है।
इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, द कैंडिडेट विल हैव द डिस्क्रिशंस ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज हर ऑन स्क्राइब और द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब प्रोवाइडिंग बाय द कमीशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, आप उन्हें एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म भरते हैं, जनरली एसएससी के जो फॉर्म होते हैं उनमें जब एसएससी का फॉर्म भरा जाता है उसी टाइम आपसे पूछा जाता है क्या आप स्क्राइब लेना चाहेंगे, ठीक है, उसी टाइम पूछ लिया जाता है। अगर मैं हाईकोर्ट वाले की बात करूं, इसमें पहले ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था, इसलिए अलग से सेपरेट इसके लिए नोटिस आया है। तो यहां पर क्या होता है कि या तो कमीशन खुद जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, या तो वो खुद आपको स्क्राइब दे देगा, और या फिर आप अपनी इच्छा से स्क्राइब चुन सकते हैं। जनरली कमीशंस नहीं देते हैं, जनरली आपको ही चुनना होता है, ठीक है। Appropriate choice in this regard will have to be given by the candidate in the online application form। और ये जो अप्रोच, जो चॉइस वाली बात है, ये जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो गाइडलाइंस पढ़ रहा हूं अभी, वो एसएससी में पहले से अप्लाई हो रखी है, तो मैं वो गाइडलाइंस पढ़ रहा हूं। तो अगर जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उस टाइम आपको मेंशन करना होता है स्क्राइब लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, वो आपको ऑनलाइन फॉर्म के टाइम क्या करना होता है, बताना होता है। चलिए भाई, इसके बाद आगे चलते हैं। इन केस द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर हिज हर ओन स्क्राइब, अगर कैंडिडेट स्क्राइब सेलेक्ट करता है, सहायक उसको चाहिए, तो क्या कंडीशन है वो देखिए। द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड बी 1 स्टेप बिलो, एक स्टेप बिलो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जस्ट लाइक आप एग्जाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन पास का, इसका मतलब जो स्क्राइब आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। एक स्टेप बिलो का मतलब ये है, अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं 12th पास का, तो जो स्क्राइब आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th, ठीक है। बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग द एग्जामिनेशन, जो एग्जाम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पहली बात तो अगर मान लीजिए आपको स्क्राइब लेके जाएंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन आपसे बिलो होनी चाहिए। सेकंड थॉट, द कैंडिडेट विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑप्टिंग फॉर ऑन स्क्राइब शैल बी रिक्वायर्ड द सबमिट डिटेल ऑफ द ऑन स्क्राइब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एज पर परफॉर्मा एट एनेक्सर सेकंड। जब आप स्क्राइब यूज करेंगे, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम एनेक्सर 2 आपको फिल करना होगा, और उसमें जो स्क्राइब है आपका, उसकी पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी कि भाई जो बंदा मैं लेके आया हूं स्क्राइब के रूप में, उसका नाम क्या है, उसकी डिटेल क्या है, उसका जो आईडी कार्ड है वो क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। इन एडिशन द स्क्राइब हैज बी प्रोड्यूस ए वैलिड आईडी प्रूफ, उसके पास क्या होना चाहिए, वो एक वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, जो आपको एट द टाइम ऑफ जब आप ऑप्ट करने जाएंगे एग्जाम, उस टाइम आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज पर लिस्ट गिवन एज पैरा 12 में 7 जो पैरा है उसी की बात मैं यहां कर देता हूं। इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ओरिजिनल आईडी भी एग्जाम के टाइम स्क्राइबर के पास भी, खुद के पास भी होनी चाहिए, ठीक है। ए फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ ऑफ द स्क्राइब साइंड बाय द कैंडिडेट एज वेल एज द स्क्राइब्ड विल बी सबमिटेड अलोंग विद परफॉर्मा एट द एनेक्सर सेकंड। जो एनेक्सर सेकंड है उसके साथ में जो स्क्राइब का आईडी प्रूफ है, उस पे जो स्क्राइब है उसके भी साइन होंगे, जो एग्जाम दे रहा है बच्चा डिसेबल पर्सन है उसके भी क्या होंगे, साइन होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर चलते हैं, इन केस सबसिक्वेंटली इट इज फाउंड दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट, देन द कैंडिडेट शैल forfeit his or her right to the post and claims relating thereto। अगर मान लीजिए आप स्क्राइब की क्वालिफिकेशन दिखाते ही नहीं है, आप बताते ही नहीं है कि जो आपका स्क्राइब है वो कितना पढ़ा लिखा है, इस मूवमेंट में जो कमीशन और जो बोर्ड है वो आपके स्क्राइबर का जो फैसिलिटी है उसको डिनाई कर देगा, उसको रिफ्यूज कर देगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑन स्क्राइब शुड नॉट बी ए कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जिस बंदे को आप स्क्राइब के रूप में लेके जाना चाह रहे हैं, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो इस एग्जाम को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने फॉर्म भी भर रखा है, आप हाईकोर्ट में किसी को लेके जाएंगे और उसने पहले से हाईकोर्ट का फॉर्म भर रखा है, तो वो इसको पार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जिसको भी आप लेके जा रहे हो वो इस एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप दोनों के जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिए जाएंगे, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट इज डिटेक्टेड एज ए असिस्टिंग अनदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इज स्क्राइब इन द एग्जामिनेशन, देन द कैंडिडेचर्स ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड। और ऐसा भी अगर होता है कि वो खुद भी फॉर्म भर दे और एक स्क्राइबर बन के भी आ जाए और दो टेस्ट दे रहा है वो, तो दोनों ही क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे।
इसके बाद आता है ए कंपेंसेटरी टाइम फॉर 20 मिनट्स पर आवर्स एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइड टू द पर्संस हु आर अलाउड यूज ऑफ स्क्राइब एज ए डिस्क्राइब्ड एट पारा 7.1 7.2 अबव। तो अगर मान लीजिए आप स्क्राइब लेके जाएंगे तो जनरली जैसे एग्जामिनेशन का टाइम 2 घंटे का है तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1 घंटे का तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 घंटे का है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको अगर आप स्क्राइब साथ में लेके जाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे आता है द कैंडिडेट रेफर्ड एट पैरा 7.1 एंड 7.2 अबव हु आर अलाउड यूज ऑफ स्क्राइब but not availing the facility of scribe will also be given compensatory time of 20 minutes per hours। अगर मान लीजिए स्क्राइब आप यूज ही नहीं करते हैं लेकिन आप स्क्राइब की श्रेणी में आते हैं और आपने यूज नहीं किया, उस मूवमेंट में भी आप चाहे तो 20 मिनट जो एक्स्ट्रा वाला टाइम है उसको ले सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट बिंदु आता है, अब आपके जो प्रश्न दिमाग में चल रहे होंगे कि भाई ये वाली जो डिस्कशन है सर हमारे एग्जाम को कैसे रिलेट करेगी, अब पूरी बात समझिएगा। अब हम फिर से चलते हैं हमारे एग्जामिनेशन के जो नोटिस आया है हमारे एग्जामिनेशन का उस पे चलते हैं। ये रहा हमारा नोटिस और अब इसकी बात को डिटेल से समझते हैं क्या बात यहां पर चल रही है, ये समझिए आप। अब लिखा हुआ यहां पे स्क्राइब फैसिलिटी टू द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी शेल बी प्रोवाइड बाय द ऑफिस। जो ऑफिस है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की फैसिलिटी, स्क्राइब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहे तो उसे अवेल कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं आप चाहे तो उसे। ठीक है, इसके बाद में द कैंडिडेट डिजायर्स टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब शेल हैव टू सबमिट एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड। अगर आप में से कोई भी डिसेबल कैंडिडेट है और जो मैंने अभी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं अगर उनको फुलफिल करता है तो आप स्क्राइब फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन सबमिट करना है। ठीक है, और वो एग्जामिनेशन किसको सबमिट करना है, टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर अप टू 4/3 यानी कि मैं बात कर रहा हूं 4 मार्च 2022 तक आपको या तो बाई पोस्ट करना है और या फिर आप बाई हैंड खुद जाकर ऑफिस में जाकर जो अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, बाई हैंड और बाई पोस्ट फाइलिंग विच इज नो सच रिक्वेस्ट शैल बी कंसिडर। इसके बाद में अगर मान लीजिए आपने कुछ भेजा है और वो उस डेट तक नहीं मिल पाता है या आप उसके बाद पहुंचते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। द एप्लीकेशन मस्ट बी एनेक्स्ड विद द कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जब आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो उसके साथ अटैच करना है किसको, पहली बात तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको और जो एनेक्स्ड दिए जा रहे हैं उनको, कॉपी ऑफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड इन केस ऑफ द अदर देन डिसेबिलिटी ऑफ ब्लाइंडनेस लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोथ आर अफेक्टेड and cerebral palsy the certificate issued by the chief medical officer civil surgeon medical superintendent परफॉर्मा इनक्लोज जो भी है वो आपको क्या करवाना है, परफॉर्मा फिल करवा के और उसको क्या करना है, शेयर करना है, एप्लीकेशन भेजना है। कहां भेजना है, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन हाईकोर्ट जोधपुर को आपको भेजना है। ठीक है, द कैंडिडेट आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू कैरी अबव मेंशन सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे उस टाइम भी आपको वो कैरी करने हैं, जो ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट है उनको क्या करना है, साथ में लेके जाना है। तो मुझे लगता है अब आप एक एक बात को बहुत डिटेल से समझ चुके हैं और जो आगे का अगर आप देखते हैं इधर आगे तो आगे आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया है जो आपको फुलफिल करके लेकर जाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है हर तरह की बात जो है इसमें आप समझ चुके हैं कि आज का जो नोटिफिकेशन है वो क्या कह रहा है, उसके क्या फायदे हैं। अगर किसी बंदे के इनमें से किसी तरह का डिसऑर्डर है तो मैं उसको जरूर ये बोलूंगा भाई आपको ये फैसिलिटी यूज करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आप उसका फायदा ले सकते हैं। बहुत शॉर्ट में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा है और आप भी अच्छा एक्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप इस फैसिलिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो पोस्ट कर सकते हैं और अपने डाउट से जुड़ी हुई जानकारी चाहे तो मुझे फोन करके भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।